नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। आज हमारा चैप्टर है, टॉपिक है महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में। इससे पूर्व की क्लासों में हमने स्थायी बंदोबस्त जो बंगाल में लागू किया गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इनके बारे में हमने चर्चा की। उसके बारे में जाना कि स्थायी बंदोबस्त क्या था और किस क्षेत्र में लागू किया गया, कहाँ लागू किया गया, उसमें क्या कमियां थी, क्या उसके गुण थे। रैयतवाड़ी की व्यवस्था के बारे में पढ़ा कि इसके अंतर्गत किस क्षेत्र को शामिल किया गया और क्या क्या व्यवस्था की गई। तो जो अंग्रेजों ने भू राजस्व प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की जो व्यवस्था ब्रिटिश शासनकाल के दौरान की गई, जिसमें प्रमुख रूप से स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, ये तीन प्रकार की व्यवस्थाएं जो भू राजस्व प्राप्त करने के लिए की गई थी। तो इससे पूर्व की क्लासों में हमने रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ा। आज हम चर्चा करेंगे महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में, जिसे महलवाड़ी कहा जाता है, महलवाड़ी भी कहा जाता है। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या था, कितने क्षेत्र में लागू की गई थी और इसके गुण दोष के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जो ये महलवाड़ी व्यवस्था है, इस व्यवस्था के बारे में सर्वप्रथम विचार जो है हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और उत्तर भारत में जो है हॉल्ट मैकेंजी ने उन ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित किया और ये सुझाव दिया 1819 ईस्वी में कि जो क्षेत्र है इनमें भूमि का सर्वेक्षण करवाया जाए और सर्वेक्षण के आधार पर जो है यहाँ भू राजस्व की व्यवस्था की जाए या दरों, भू राजस्व दर की व्यवस्था की जाए। उनका सर्वेक्षण करवाकर कि जो भूमि है उसका सर्वेक्षण किया जाए और उस सर्वेक्षण के आधार पर जो है भू राजस्व निर्धारित किया जाए। तो सबसे पहले जो महलवाड़ी व्यवस्था की विचारधारा जो थी वह हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा ही प्रस्तुत की गई। और फिर इस विचार को 1822 ईस्वी में जब लॉर्ड डलहौजी हमारे गवर्नर थे, तो उस लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय जो है 1822 में इसे महलवाड़ी व्यवस्था को पारित किया गया रेगुलेशन 7 के द्वारा। रेगुलेशन 7 यानी 7 के द्वारा जो है इस महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। तो महलवाड़ी व्यवस्था थी क्या? तो इससे पूर्व जो व्यवस्था थी जिसमें जमींदार को भू राजस्व एकत्रित करने का अधिकार दिया गया था, ठेका दिया गया था कि जागीरदार जो है वो लगान वसूल करेगा कृषकों से और फिर जो है वो जागीरदार अंग्रेज प्रशासन को या कंपनी को लगान जमा करवाएगा। तो वसूली का अधिकार जमींदार का था और उसमें जमींदार को भूमि का मालिक माना गया, स्वामी माना गया, जबकि किसान को भूमि का स्वामी नहीं माना गया। किसान के पास कोई अधिकार नहीं था भूमि का। लेकिन इस महलवाड़ी व्यवस्था में संपूर्ण महल यानी ग्राम, जो संपूर्ण ग्राम था उसको इकाई माना गया और उस संपूर्ण ग्राम को इकाई मानकर लगान निर्धारित किया गया और उस लगान वसूली का अधिकार जो था वह जो ग्राम का मुखिया था, जिसे लंबरदार कहा जाता था, उसको दिया गया। और इसमें जो है यह व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, जो इसका जो क्षेत्र था वह था मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश क्षेत्र है उसमें से आगरा क्षेत्र, तो आगरा क्षेत्र, संयुक्त प्रांत का आगरा क्षेत्र और पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। और इस व्यवस्था में संपूर्ण भारत की भूमि का 30% भाग इस महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता था।
यानी मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत का आगरा और पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया और इसमें संपूर्ण ब्रिटिश शासनकालीन संपूर्ण भारत का 30% भाग जो है इसके अंतर्गत था। जैसे स्थायी बंदोबस्त में 19%, रेतवाड़ी में 51%, तो इसमें जो है 30% जो है इसमें पूरा भूमि क्षेत्र पाया जाता था। तो ये महलवाड़ी व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कंपनी ने यह व्यवस्था लागू क्यों की, तो इसके भी कई कारण थे। पहले भी रेतवाड़ी व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त भी थे, फिर ये नई व्यवस्था क्यों लागू करनी पड़ी, तो इसके भी कई कारण थे। इसके मूल में कारण ये था कि जहाँ कंपनी के साम्राज्य का विस्तार हुआ तो उस विस्तार के साथ साथ कंपनी के खर्चों में भी वृद्धि हुई, तो उस खर्चों की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता थी और उस धन को कहाँ से प्राप्त किया जाए, तो उस धन को किसानों से प्राप्त किया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था की जाए। क्योंकि जो स्थायी बंदोबस्त किया गया था उसमें लगान की दरें निर्धारित कर दी गई थी और कंपनी उन लगान की दरों को बढ़ा नहीं सकती थी क्योंकि ये फिक्स कर दिया गया था। चाहे उत्पादन अधिक हो या कम हो, जो दरें फिक्स की गई उतनी ही निर्धारित की गई थी, तो इससे कंपनी बंधी हुई थी। तो अब एक ऐसी नई व्यवस्था लागू की जाए जिससे जो है कंपनी को आर्थिक लाभ हो, तो इसी आर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए और अपने बढ़े हुए खर्चों की पूर्ति के लिए यह महलवाड़ी व्यवस्था उन्होंने फिर से शुरू की, एक नई व्यवस्था शुरू की। और इसके साथ साथ इंग्लैंड में जो औद्योगिकीकरण हो रहा था उसमें भी धन की आवश्यकता थी और उस धन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उन्होंने इस नई व्यवस्था को लागू किया। तो यह व्यवस्था भारत में मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और संयुक्त प्रांत का आगरा और पंजाब में है। कुल भारत के 30% भूभाग पर इस व्यवस्था को लागू किया गया। इसमें संपूर्ण गांव को एक इकाई माना गया जिसे महल कहा जाता है। महाल भी कहीं कहीं उल्लेख महाल का भी लिखा गया है, तो महल महाल जो भी है, तो गांव, संपूर्ण गांव को उसका इकाई माना गया। संपूर्ण गांव पर जो है एक उसका सर्वेक्षण करके उस पर लगान निर्धारित कर दिया, भू राजस्व निर्धारित कर दिया गया और जो गांव का मुखिया था, प्रधान था, जिसे लंबरदार कहा जाता था, तो उस लंबरदार को भू राजस्व वसूली का अधिकार दिया गया। और इसमें एक व्यवस्था यह भी थी कि एक संपूर्ण के लिए संपूर्ण एक के लिए उत्तरदायी थे, यानी जो कृषक अपना व्यक्तिगत भू राजस्व चुकाने के लिए जिम्मेदार तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई अन्य कृषक राजस्व नहीं चुका पाता है तो उसका राजस्व भी अन्य किसानों द्वारा चुकाया जाता था। ऐसी व्यवस्था इसके अंतर्गत कर दी गई थी। तो मतलब अपना उत्तरदायित्व, अपने लगान का चुकाने का या भू राजस्व चुकाने का उत्तरदायित्व तो उसका था ही, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व था, लेकिन इसके साथ साथ वो सामूहिक रूप से भी उत्तरदायी था। जो किसान, अगर कोई किसान लगान देने में या लगान चुकाने में या भू राजस्व देने में असमर्थ हो जाता है किसी कारणवश, चाहे उपज कम हो या कोई अन्य कारण हो, अगर वो समय पर भू राजस्व नहीं दे पाता है तब उसकी भूमि को जब्त करने का अधिकार इस लंबरदार को था। तो यह एक इस प्रकार की व्यवस्था थी कि इसमें जो पूरे गांव को एक इकाई माना गया और इसमें जो है लंबरदार को यह अधिकार दिया गया। पहले जहां जमींदार को अधिकार दिया गया था, लेकिन उसमें यह था कि किसान को भूमि का स्वामी नहीं माना गया था, लेकिन महलवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व एकत्रित करने का अधिकार तो लंबरदार को दिया गया, लेकिन जमीन का जो स्वामी था वह किसान ही था। किसान जमीन का स्वामी था, भूमि का स्वामी था और इसलिए वह जमीन को बेच सकता था और गिरवी भी रख सकता था। तो जमीन का, महलवाड़ी व्यवस्था में जमीन का जो मालिक था, स्वामी था, वह किसान था। वह उसे अधिकार था कि जमीन को बेच सकता था, गिरवी रख सकता था और इसके साथ साथ अगर जो किसान
भू राजस्व नहीं चुका पाता है तो उसकी जमीन को अधिग्रहण करने का अधिकार लंबरदार का था और उसकी जमीन जो है वो संपूर्ण गांव की हो जाती थी। तो इस प्रकार की एक व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था की गई। और इसके साथ साथ इसमें जब भूमि का सर्वेक्षण किया गया तो इस सर्वेक्षण के साथ जो है इसमें सामान्यतः भू राजस्व उपज का, यानी कि उपज के आधार पर इसे जो है लागू किया गया, वह 55% से भी अधिक था। यानी जो दर निर्धारित की गई भू राजस्व की वह उपज के आधार पर निर्धारित की गई, लेकिन वह बहुत ज़्यादा निर्धारित की गई, वह 55% से भी अधिक थी। तो इस कारण जो है किसानों में क्या उसका प्रभाव पड़ा, तो किसान जो है ये दर चुकाने में असमर्थ रहे। लंबरदार जो थे भूमि का अधिग्रहण करते गए, जिससे जो है किसानों के पास भूमि कम पड़ती गई, लंबरदार साहूकार होते गए, उनके पास भूमि ज़्यादा बनती होती गई। तो एक तरह से बात करें कि यह व्यवस्था भी जमींदारी व्यवस्था का संशोधित ही रूप थी, क्योंकि इसमें जो लंबरदार को अधिकार दिया गया था वही अधिकार जो जमींदार के पास थे। तो इस प्रकार लंबरदार जो था वो एक जमींदारी व्यवस्था का ही संशोधित रूप था। इसमें 55% से अधिक लगान या भू राजस्व तय किया गया। और इसके साथ साथ इस व्यवस्था में एक यह भी व्यवस्था की गई कि स्थायी बंदोबस्त में तो दर निर्धारित स्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई थी, लेकिन महलवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा समय समय पर कर दरों में संशोधन किया जाता था। समय समय पर जैसे ही अच्छी बारिश हुई या उत्पादन अधिक हुआ, दर बढ़ा देते थे। तो समय समय पर इन दरों में संशोधन किया जाता रहा। और इसके साथ साथ इस व्यवस्था में एक बात ये थी कि इस व्यवस्था के द्वारा सरकार और कृषक के बीच जो संबंध थे वो समाप्त हो गए। और इसमें जो मुखिया था, जो लंबरदार था, वह शक्तिशाली बन गया, क्योंकि उसके पास किसानों की बहुत सारी भूमि आ गई थी। क्योंकि जो किसान भू राजस्व निर्धारित समय पर नहीं चुका पाता था तो उसको अधिकार था कि उसका भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाए। तो इस प्रकार मुखिया शक्तिशाली हो गया और कृषक वर्ग जो था वह कंगाली के स्तर पर आ गया। तो इस प्रकार यह एक ऐसी व्यवस्था जिसे जमींदारी व्यवस्था का ही संशोधित रूप कहा जाता है। और इसके कई दुष्प्रभाव भी पड़े। कि दुष्प्रभाव ये पड़े कि लगान की दरें बहुत ऊंची थी और कृषकों के पास जो जमीन थी, जो भूमि थी, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई तो उस भूमि का भी बंटवारा होता गया। मालिक तो किसान था, लेकिन अगर एक मालिक के जैसे किसान के 2 पुत्र है तो जमीन उसके पास जो है तो उसकी 2 पार्ट हो गई, फिर पुत्रों के पुत्र होंगे, तो इस प्रकार से जो है जमीन का बंटवारा हो गया। तो जमीन जो है कम थी और लगान दरें अधिक थी, उपज कम होता था, जिसके कारण लगान को चुकाना कृषक के लिए, किसान के लिए बहुत मुश्किल कार्य था। और इसके साथ साथ जब वो लगान चुकाने में असमर्थ हो जाता था तो उसकी भूमि से उसे बेदखल कर दिया जाता था, उसकी भूमि को जब्त कर लिया जाता था। और इस प्रकार जो किसान की स्थिति थी वह दिनों दिन बदतर होती गई। और इसके साथ साथ ये हुआ कि जो उत्पादन क्षमता थी, क्योंकि भूमि का विभाजन हो जाने से उत्पादन क्षमता भी गिरती गई, घटती गई और किसानों की स्थिति जो थी वह पहले की तरह ही बहुत ही बिगड़ती गई। और इसके साथ साथ जो है परिवर्तन किसानों की स्थिति में अधिक कोई खास परिवर्तन नहीं आया इस व्यवस्था के द्वारा भी, क्योंकि जो नए प्रयोग किए गए थे, लेकिन इसमें इस व्यवस्था में ब्रिटिश कंपनी को जरूर फायदा हुआ।
आर्थिक रूप से फ़ायदा हुआ, क्योंकि लगान दरों में जो है संशोधन किया जाता था, बार बार उनको बढ़ा के जो है लगान वसूल किया जाता था। तो कंपनी को इस व्यवस्था से बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन कृषक वर्ग को, किसान वर्ग को वास्तविक रूप से इसमें किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हुआ। किसानों की स्थिति जो है पहले की तरह ही बद से बदतर होती गई। तो इसके लिए जो है फिर थोड़ा बहुत कठोरता से जब इनको लगान को वसूल किया जाता था, थोड़ा कठोरता से वसूल किया जाता था, तो जो है इसमें थोड़ी सुधार की गुंजाइश बनी। तो अंततः जो है लॉर्ड विलियम बेटिक के शासनकाल में 1833 ईस्वी में रेगुलेशन एक्ट 9 के द्वारा इस व्यवस्था में थोड़ा संशोधन किया गया और थोड़ी कस्बों के लिए जो है रियायतें दी गई, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से जो है यह व्यवस्था किसानों के लिए उसी प्रकार की साबित हुई जिससे इससे पूर्व की व्यवस्थाएं साबित हुई थी। तो इस महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत मुख्य बातें ये है कि इस व्यवस्था को प्रस्तावित करने वाले हॉल्ट मैकेंजी थे, जिन्होंने 1819 में इस व्यवस्था के बारे में विचार प्रस्तुत किया। उसके बाद इन्हें 1822 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान इसे रेगुलेशन 7 के द्वारा इसे कानूनी जामा पहनाया गया, यानी कि लागू किया गया। और यह जो है मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत का आगरा क्षेत्र और पंजाब में इसे कुल 30 क्षेत्र पर लागू की गई। और इसमें जो है लगान व्यवस्था में ये व्यवस्था की गई कि संपूर्ण ग्राम को एक इकाई माना गया, ग्राम या महल को इकाई माना गया, और उस पर जो है भू-राजस्व की दर निर्धारित कर ली गई। इस व्यवस्था में जमीन का स्वामी किसान था और वह गिरवी रख सकता था, बेच सकता था, और सामान्यतः इसमें भू राजस्व उपज के आधार पर 55% निर्धारित किया गया, इससे अधिक निर्धारित किया गया। और इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि समय समय पर कर दरों में संशोधन किया जाता रहा। जैसे ही अच्छी उत्पादन हुआ बढ़ा दिया, कम हुआ तो दर कम कर दी थोड़ी बहुत, तो इस प्रकार से चलती रही। और कृषक, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि कृषक और किसान सरकार के बीच का जो संबंध था वह समाप्त हो गया। इसमें जो मुखिया था, लंबरदार था, वह काफ़ी शक्तिशाली हो गया और कृषक कंगाल होता गया। तो इस प्रकार यह व्यवस्था भी एक तरह से कहें तो जमींदारी व्यवस्था का ही संशोधित रूप थी। तो इस प्रकार ये थी भू राजस्व की व्यवस्थाएं करने के लिए जो ब्रिटिश शासन के द्वारा लागू की गई व्यवस्थाएं। तो मुख्य रूप से 3 व्यवस्थाएं। पहली स्थायी बंदोबस्त जो बंगाल में लागू की गई, फिर 51% भूभाग पर जो है रेतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई, और महलवाड़ी व्यवस्था 30% भूभाग पर लागू की गई। तो ये थी महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में जानकारियाँ। अगला टॉपिक अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।